दोस्तों, बीते कुछ दिनों से बिहार में खलबली मची है। हर तरफ प्रशांत किशोर की ही चर्चा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, जेडीयू में सीएम नीतीश कुमार के सबसे करीबी अशोक चौधरी को दस्तावेजों का निरमा डालकर धो डाला। करीब 65 मिनट की अपनी पीसी में पीके ने दोनों पर करप्शन के कई गंभीर आरोप जड़ दिए। उनका ये डबल अटैक वाला वीडियो वायरल है। दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ के सम्राट चौधरी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज्ड थे, बजाबता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग, एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज्ड है, जेल में रहा है, और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद सिंह, उनकी हत्या हुई, जिसमें ये नामजद अभियुक्त है, जेल गए। अब दूसरी बात सुनिए। दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। विपक्ष और मीडिया का एक हिस्सा ये देखकर लहालोट है। वाह, प्रशांत ने तो बीजेपी जेडीयू दोनों को क्लीन बोल्ड कर दिया। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो थोड़ा ठहरिए, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। दरअसल बिहार के वोटरों को भरमाने के लिए एक मंच सजाया गया है। प्रशांत किशोर पर्दे के आगे मौजूद हैं, जबकि पर्दे के पीछे है गोदी मीडिया, हैवी पीआर मशीनरी और कुछ धन्ना सेठ। इन सब के पीछे एक कंट्रोल रूम है जहां बीजेपी का सेटअप लगा हुआ है। प्रशांत किशोर हकीकत में बीजेपी के एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है। तो सवाल यह है कि बीजेपी को प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों है? वो तो जेडीयू के साथ है। सभी जानते हैं कि जेडीयू एक डूबता जहाज है और उसके कैप्टन नीतीश कुमार रिटायरमेंट मोड में चले गए हैं। बिहार का राजनीतिक गणित ऐसा है कि बीजेपी कभी भी अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं कर सकती। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। सारी राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। नीतीश के हटने के बाद क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी को हकीकत में नए सहयोगी की जरूरत है जो जातिगत इंजीनियरिंग भी कर सके। पहले वो सहयोगी चिराग पासवान के रूप में तलाशा जा रहा था, लेकिन उनमें अगला नीतीश कुमार बनने की काबिलियत नहीं है। उन्हें बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में मोहरा बनाकर आजमा चुकी है। उन्होंने जेडीयू का खेल तो बिगाड़ा, लेकिन कोई खास सीट हासिल नहीं कर पाए। तो इस बार एक नया मोहरा आजमाया जा रहा है। सवाल वही है, अगर प्रशांत किशोर बीजेपी का मोहरा है तो फिर बीजेपी पर हमला क्यों? समस्या यह है कि बीजेपी को सवर्णों का मजबूत समर्थन हासिल है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो ईबीसी, ओबीसी और युवाओं में अपनी पकड़ नहीं बना पाई। साथ ही माइनॉरिटी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा जो जेडीयू को मिलता था, उसमें वक्फ बिल आने के बाद सेंध लगने के पूरे आसार हैं। बीजेपी चाहती है कि कोई ऐसा किरदार बिहार की राजनीति में उभरे जो इंडिया गठबंधन ही नहीं, नीतीश के अति पिछड़ा वोट बैंक में भी सेंध लगा सके। प्रशांत किशोर ये काम बखूबी कर रहे हैं
और अगर पीके बीजेपी पर हमला नहीं बोलेंगे तो माइनॉरिटी और ईबीसी वोट कैसे खींचेंगे। जाहिर है ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर बीजेपी है। एक और वोट सेगमेंट है जिस पर बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा है। राजनीतिक भाषा में इन्हें फैंस सेटर कहा जाता है। फैंस यानी वो लोग जो किसी भी पार्टी के कोर वोटर नहीं हैं। हर चुनाव में ये अक्सर मुद्दा और माहौल देखकर वोट करते हैं। बिहार में ऐसे वोटरों का हिस्सा तकरीबन 30% है। इसमें से 70% 18 से 29 साल के युवा हैं। ये वही जेन जेड है जिसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। सोशल मीडिया के दौर में पैदा हुई और पली बड़ी ये पीढ़ी महंगाई, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील है। तेजस्वी यादव की रैलियों में यही युवा पीढ़ी दिखती है। पिछले विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें तो आरजेडी को फैन सेटर का बड़ा हिस्सा हासिल हुआ था। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी की रैलियों और तेजस्वी की तेजी के बाद बीजेपी को यही डर है कि कहीं ये युवा पीढ़ी इंडिया अलायंस की ओर और ज्यादा न सरक जाए, और अगर ऐसा हुआ तो सरकार गई समझो। अब सवाल यह है कि इसे अब मैनेज करने में दिक्कत क्यों हो रही है। दरअसल ये फैन सेटर बीजेपी में तो कतई जाने को तैयार नहीं है। इस टेबल को जरा गौर से देखिएगा। इन फैन सेटर का झुकाव प्रशांत किशोर और तेजस्वी की ओर है। सोचिए, बिहार का युवा दरअसल युवा नेतृत्व की तलाश में है और तेजस्वी और प्रशांत में उसे वो सब नजर आता है। यही कारण है कि सीएम पद के लिए अप्रत्याशित रूप से प्रशांत किशोर काफी लोकप्रिय नजर आते हैं। ये टेबल दरअसल बीजेपी की महीनों की मेहनत का नतीजा है। बीजेपी यही चाहती थी कि जेन जेड तेजस्वी से दूर हो जाए और बढ़ जाए। प्रशांत किशोर ने भली भांति यह किया है। अब सवाल यह है कि तेजी से उभरते प्रशांत किशोर को बीजेपी के साथ जाने से क्या मिलेगा, इसे भी समझ लीजिए। प्रशांत किशोर की नजर रिटायरमेंट मोड में जाती जा रही जेडीयू की जगह भरने पर है, यानी माइनॉरिटी, ईबीसी और सवर्ण के कॉम्बिनेशन पर वो काम कर रहे हैं। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि प्रशांत किशोर ने बिहार में माइनॉरिटी वोट बैंक पर भी काफी काम किया है। बदलते हालात में अगर वो दर्जन भर सीटें भी जीत जाते हैं तो बिहार में बीजेपी के लिए एक मजबूत सहयोगी बन सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि विचारधारा कभी प्रशांत किशोर के लिए महत्व तो नहीं रखती थी। वो एक खालिस बिजनेसमैन है। पहले वो पार्टियों को जिताकर कमाई करते थे, अब खुद प्लेयर बनकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। प्रशांत को समझने के लिए उनके अतीत को भी खंगालना जरूरी है दोस्तों। प्रशांत किशोर कभी यूएन में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हुआ करते थे और दिल्ली और पटना के बीच उनके चक्कर लगते रहते थे। तभी उनकी जिंदगी में एक ट्विस्ट आया। साल 2011 की गर्मियों में गुजरात की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर थी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में थे, लेकिन गुजरात दंगों के कारण राष्ट्रीय राजनीति में उनकी स्वीकार्यता को लेकर संशय बना हुआ था। तभी प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, एक ऐसा नाम जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। पीके ने एक टीम बनाई, टेक्नोक्रेट, डेटा एनालिस्ट, सोशल मीडिया विशेषज्ञ और ग्राफिक डिजाइनरों की। उन्होंने एक नया नारा गढ़ा, मोदी फॉर पीएम। मोदी की छवि को एक ग्लोबल लीडर के रूप में गढ़ा गया। यही वह दौर था जब मोदी की रैलियों में एलईडी स्क्रीन, लाइव ट्वीट्स और मीडिया मैनेजमेंट की शुरुआत हुई। 2011 में प्रशांत किशोर ने मोदी के लिए जो नींव रखी, वही आगे चलकर 2014 की ऐतिहासिक जीत की इमारत बनी। साल बदलते ही प्रशांत ने साथी भी बदल दिया। बिहार में नीतीश कुमार का हाथ थामकर उन्होंने उथल पुथल मचा दी। ये साल 2015 की बात है। बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद 180 डिग्री घूम चुकी थी और एक ओर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी तो दूसरी ओर नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ हाथ मिलाकर महागठबंधन खड़ा किया था। लेकिन सवाल था, क्या यह गठबंधन मोदी लहर को रोक पाएगा? तभी एक बार प्रशांत किशोर फिर सीन में आए। चुनाव आते आते बिहार की हवा बदल गई। मोदी की आंधी के बीच नीतीश की सादगी और प्रशांत की रणनीति ने एक नई लहर पैदा कर दी। नतीजा आया, महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन गए। ऐसी ही एक डील पीके ने 2019 में वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी से की और 2021 में ममता बनर्जी के साथ भी ऐसी ही डील उन्होंने की। सभी के नतीजे चौंकाने वाले रहे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रशांत किशोर दरअसल हकीकत में हैं कौन। वो एक व्यापारी हैं जिनका सामाजिक ताने बाने से कोई लेना देना नहीं है। वो जनता को सपने बेचते हैं। प्रशांत आर्थिक असमानता दूर करने की बात तो करते हैं, लेकिन सामाजिक असमानता पर मौन रहते हैं। प्रशांत किशोर सही मायने में बिहार के युवाओं को अच्छे दिन का सपना दिखाकर भरमा रहे हैं। वही सपना जो मोदी ने दिखाया और बाद में वो जुमला निकला। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।